हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप जुड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑडिट ऑन टिप्स। और आज हम बात करने वाले हैं एसए 540 के बारे में, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ वो है सी पंकज कर सर की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक बिजनेस किसी भी बिजनेस में कोई एक ट्रांजैक्शन अकर हुई है जिसकी वजह से एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है एंटिटी के ऊपर, लेकिन एंटिटी उस ऑब्लिगेशन की अमाउंट को सर्टेनली मेजर नहीं कर सकती। सो इन दैट सिचुएशन, as in accordance with the transactions events or the conditions available with the entity, information available with the entity एक अमाउंट सर्टेन करते हैं कि हाँ, एक अप्रोक्सीमेशन लगाती है उस ऑब्लिगेशन की। उस अप्रोक्सीमेशन को कहते हैं हम अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैन बी इन द केस ऑफ द एसेट्स ऑफ द लायबिलिटीज। अगर हम मीनिंग को स्टडी करें एक बारी, एन अकाउंटिंग एस्टिमेट में बी डिफाइंड एज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए मॉनेटरी अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि जब हम किसी भी एसेट या लायबिलिटी की एग्जैक्ट फिगर नहीं मेजर कर सकते, तो उस केस में जो हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं उसको कहते हैं हम अकाउंटिंग एस्टिमेट। The term is used for an amount measured at the fair value where there is a estimation uncertainty. Estimation uncertainty का मतलब क्या है? It is a risk कि जो हम approximation लगा रहे हैं, जो हम आइडिया लगा रहे हैं वैल्यू का, और जो रियल आउटकम आएगा उसमें वेरिएशंस काफी ज्यादा हो सकते हैं। हम एस्टिमेट करते हैं कि जो हमारी ऑब्लिगेशन है वो 1 लाख की है, लेकिन इन रियलिटी वो ऑब्लिगेशन बनती है 1.5 लाख या फिर 1.25 लाख 2 लाख तक की। डिफरेंस काफी ज्यादा है। उस प्रिसाइजली हम जब उसको नहीं मेजर कर पा रहे, जब वेरिएशंस होने की काफी ज्यादा चांसेस हैं, उसको कहते हैं हम एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। एंड डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इट अफेक्ट्स द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्योंकि एक्सपेंस जब हम प्रोविजन बुक करेंगे, मतलब जब हम अपना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना बनता था 1.5 लाख 2 लाख के अराउंड, और हम कर रहे हैं 1 लाख। इतने ज्यादा ह्यूज वेरिएशन, इसी को कहते हैं हम estimation uncertainty, and this degree affects the risk of material misstatement. The degree of estimation uncertainty affects the risk of material misstatement of the accounting estimate. मीनिंग दे रखे हमें estimation uncertainty का क्या कह रहे हैं? It is a chance of an accounting estimate and the related disclosures to an inherent risk of precision in its measurement. मतलब कि जब हम प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पा रहे, या फिर अगर कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है, अगर हम मेजर नहीं कर पा रहे, तो उसको कहते हैं हम estimation uncertainty. चांसेस काफी ज्यादा हैं। And a difference between the outcome of a accounting estimate and the amount originally recognized in the financial statement does not necessarily represent a misstatement of the financial statement. This is particularly the case of the fair value accounting estimate. क्या कह रही है हमें? इन केस हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि जो हमने लास्ट ईयर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें जब ऑडिटर ने अकाउंटिंग एस्टिमेट जो कंसीडर किए थे, उनका जो एक्चुअल आउटकम आया ड्यूरिंग द ईयर, ऑडिटर हैव टू review those outcomes and compare it with the estimates the management has used in the previous financial year. क्यों कहता है हमारा स्टैंडर्ड कहते हैं जब आप उसको मेजर करोगे और डिफरेंसेस आएंगे, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट की किस इफेक्टिवनेस के साथ मैनेजमेंट ने लास्ट एस्टिमेट्स बनाए थे, और मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को हम जज कर सकते हैं करंट ईयर में। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि आप रिव्यू को, क्वेश्चन रिव्यू जब आप कर रहे हैं लास्ट ईयर के एस्टिमेट्स को, उस रिव्यू के बहाने आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो जजमेंट बनाई थी लास्ट, वो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सो हमारा स्टूडेंट कहता है कि आप रिव्यू कीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन मत कीजिए मैनेजमेंट की जजमेंट को। और जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंसेस आए हैं एक्चुअल आउटकम और जो एस्टिमेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं, वो किसी रिस्क ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई, मतलब कि किसी मिसस्टेटमेंट को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। इट इज बेसिकली केस ऑफ द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्योंकि उनको हमने फेयर वैल्यू में मेजर किया था, और चांसेस हो सकते हैं कि अब तक कोई कंडीशन चेंज होगी जिसकी वजह से हमारी वैल्यू में काफी ज्यादा चेंज आ गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट। देन देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जैसे कि अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स, मतलब कि हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस के केस में हमारे एक एस्टिमेट है कि हमारी इतनी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है, उसका एक प्रोविजन क्रिएट करना। ये वारंटी ऑब्लिगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस हम एक प्रोविजन क्रिएट करके चलते हैं कि हाँ, इस साल हमारी इतनी लाइबिलिटी अगर, मतलब कि इतना खर्चा हो सकता है जो लास्ट ईयर हमने सेल की थी, जो हमने वारंटीज शेयर किए हैं, उन एसेट्स की जो लाइबिलिटी अगर हो सकती है, जो क्लाइंट्स आ सकते हैं, जो भी कस्टमर्स आ सकते हैं अपने ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स को लेके ठीक करने की लाइबिलिटी जो बन सकती है मैनेजमेंट की, जो एक्सपेंस अकर करना पड़ेगा, उसका एक प्रोविजन क्रिएट करना। डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ द एसेट्स यूजफुल लाइफ जो हम क्रिएट करते ही हैं अपने नॉर्मल अकाउंटिंग के अंदर। प्रोविजन अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टर उनके अगेंस्ट जो उसकी कैरिंग वैल्यू उसके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करना। आउटकम ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कोई 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने एंटिटी ने ले रखा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लगा लीजिए। अब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी, मान एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 50 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट था, हमने अब तक 24 करोड़ हमारा इनकर हो चुका है इन रियलिटी, और हमें फर्दर एस्टिमेशन है कि हमारे 27 करोड़ और खर्च हो जाएंगे। हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आना था 50 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट में से, 24 करोड़ खर्चा हो चुका है और 27 करोड़ अभी हमें लगता है कि और हो सकता है, यानी कि 1 करोड़ का हमें लॉस हो सकता है। तो इसका हम प्रोविजन क्रिएट कर चलते हैं अपनी किताबों में। सो आउटकम ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, द कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम द लिटिगेशन, सेटलमेंट एंड द जजमेंट। सिंपल, कोई भी लिटिगेशन या कोई भी लिटिगेशन चल रहा है कोर्ट या कि कोर्ट में, उसकी एस्टिमेशन लगाने की, इन केस अगर हमें सर्टेनिटी के हम केस हार सकते हैं तो उस केस में उस ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज करना, एक प्रोविजन क्रिएट करना किताबों में। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फिर हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मतलब कि दोज अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसके केस में फेयर वैल्यू अवेलेबल है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि डेरिवेटिव, इसको डील करता है हमारा इंडेक्स 109, शेयर बेस्ड पेमेंट्स इंडेक्स 102 डील करता है, पीपीई के केस में हेल्ड फॉर द डिस्पोजेबल इंडेक्स 16, सर्टेन असेट्स ऑफ द लायबिलिटीज एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग द गुडविल एंड द इंटेंजिबल असेट्स, इट इज डील बाय द डेट बाय इंडेक्स 103, merger and acquisition, transaction involving the exchange of the assets and the liability between the independent parties without monetary consideration। मतलब कि जब हम किसी भी एक इंडिपेंडेंट पार्टी से असेट के बदले असेट ले रहे हैं या फिर लाइबिलिटी के अगेंस्ट में हम लाइबिलिटी एक्सचेंज कर रहे हैं लेकिन मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं हो रही, उस केस में हम जो फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी किताबों में, उसकी बात कर रही है। देन एस्टिमेट्स विद लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, नवंबर 19 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि वो केसेस बताइए जहां पे रिस्क कम है, एस्टिमेशन में रिस्क कम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अराइजिंग इन द एंटिटीज दैट एंगेज इन द बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर नॉट कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर मान लो कोई भी एंटिटी किसी ऐसी एक्टिविटीज के अंदर एंगेज्ड है जो कॉम्प्लेक्स नेचर की नहीं है, मतलब कि सेल और परचेज में अगर खाली इन्वॉल्व है, अगर मान लो किसी भी एंटिटी इज जस्ट अ ट्रेडर, इट इज जस्ट अ ट्रेडर, देन उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज कम है उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में, तो हमारी सर्टेनिटी भी, मतलब अनसर्टेनिटी भी कम है जो हमारी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की है। देन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द रूटीन ट्रांजैक्शन, जैसे कि हम हर साल प्रोविजन क्रिएट करते हैं अपनी डेप्ट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि हमें एक आइडिया भी कि किस डेटर की कितनी एबिलिटी है हमें रीपे करने की, तो उसकी वजह से हम अपने प्रोविजन को क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, और इसमें चांसेस कम है काफी ज्यादा कि, क्योंकि हमें कंडीशंस पता है, इवेंट्स पता है कि क्या किन कंडीशंस को कंसीडर करते हुए हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं अपने डेटर्स के ऊपर, वी कैन इजीली एस्टिमेट, तो अनसर्टेनिटी कम है। देन अकाउंटिंग एस्टिमेट derived from the data that is readily available such as the published interest rate data or the exchange traded price of the securities, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज पे अगर मान लो कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है उनकी फेयर वैल्यू हम इजीली रिकॉग्नाइज हम ले सकते हैं, क्योंकि दो आर लिस्टेड एंड उनकी फेयर वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, या फिर कोई पब्लिश इंटरेस्ट रेट डेटा or the exchange rated trade prices of the securities. Such data may be referred to as the observable in the context of the fair value accounting estimate. Observable क्योंकि we can easily take the data from the stock exchange. It is available in the marketplace. And then fair value accounting estimates where the method of the measurement prescribed by the applicable financial reporting framework simple and applied easily to the assets of the liability requiring the measurement of the fair value. क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इन केस अगर मान लो कोई मेजरमेंट करने का कोई मेथड अवेलेबल है और वो सिंपल है एंड इजी टू अप्लाई है, तो उस केस में भी अनसर्टेनिटी कम है कि जो हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं। देन इन केस अगर कोई मॉडल अवेलेबल है, जैसे कि इन केस ऑफ द एक्चुअली कैलकुलेशन, अगर मान लो कोई ऐसा मॉडल अवेलेबल है जिसको कंसीडर कर, जो एक वेल नोन है मार्केट प्लेस में और इट इज जनरली एक्सेप्टेबल, देन उस केस में भी हमारी अनसर्टेनिटी होने की चांसेस काफी कम है, क्योंकि इट इज ए वेल रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर, वेल रिकॉग्नाइज मॉडल। So fair value accounting estimate where the model used to measure the accounting estimate is well known or generally accepted provided the assumption of the inputs to the model are observable, मतलब कि those assumptions and the inputs are commonly used in the models, अगर मान लो वो कॉमन ऑब्जर्वेबल है, मतलब उनको नॉर्मली यूज किया जाता है उन assumptions या inputs को, then that model is more reliable model बात करते हैं, और हमारी एस्टिमेशन की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। देन हम बात करते हैं एस्टिमेट्स विद हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, किन केसेस में देयर इज अ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, नवंबर 16 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर हम बात करें लिटिगेशंस की, आउटकम्स ऑफ द लिटिगेशन, तो इन कोर्ट केस इन लिटिगेशंस में हम इजीली
आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि हमारे हारने या जीतने के चांसेस कितने हो सकते हैं। अगर आप किसी भी लॉयर से बात करेंगे वो सिंपली आपको कहेगा मैं आपको केस जिता दूंगा। अगर इनके से अगर आपको मूवी याद हो एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो उस केस उसमें जो उनका ओल्ड एज होम होता है वो उसको कहता है वकील को कि हाँ मेरे को लिख के दे कि तू मेरे को ये मकान वापस दिला देगा, बट वो नहीं दे सकता क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है इन केसेस में, लिटिगेशन के केस में। सो देयर इज अ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी अकाउंटिंग एस्टिमेट रिलेटिंग टू द आउटकम्स ऑफ द लिटिगेशंस। देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट डिराइव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नॉट पब्लिकली ट्रेडेड। अगर मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड ही नहीं हो रहे, तो लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में भी उनकी फेयर वैल्यू मेजर करना इजी नहीं है। देयर इज अ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एंड फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर विच हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप मॉडल, यानी कि टेलर मेड सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है, अगर मान लो कोई ऐसा मॉडल है जो स्पेशली एंटिटी खुद के लिए यूज कर रही है, वो ना ऑब्जर्वेबल है मार्केट प्लेस के अंदर, मतलब कि उस मॉडल को कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा, इट इज स्पेसिफिक फॉर द एंटिटी ओनली, देन उस केस में भी हमारे अनसर्टेनिटी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। Fair value accounting estimate for which a highly specialized entity developed model is used or for which there are assumptions for the inputs that cannot be observed in the marketplace. ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। एक ऑडिटर की क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो ऑडिटर की क्या जिम्मेवारी होगी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेकर? ऑडिटर की जिम्मेवारी होती है कि ये देखना कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं क्या वो रीजनेबल है, और जो डिस्क्लोजर्स मैनेजमेंट ने दिए हैं क्या वो एडिक्वेट है, क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए गए हैं या नहीं दिए गए। ऑडिटर का काम है इसको चेक करना। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू obtain the sufficient appropriate audit evidences whether the accounting estimates including the fair value accounting estimates are reasonable and related disclosures in the financial statements are adequate। इन दो बातों को ऑडिटर चेक करता है। देन व्हाट आर द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर? किन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा ऑडिटर ये चेक करने के लिए कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है वो रीजनेबल हैं या नहीं है, और जो डिस्क्लोजर्स हैं वो एडिक्वेट हैं या नहीं है। सो ऑडिटर परफॉर्म करेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त ऑडिटर क्या करेगा? ही विल ट्राई टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जो एफआरएफ एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले ऑडिटर को नॉलेज होगी उस एफआरएफ की, तभी तो वो कंप्लायंस चेक कर पाएगा। सो the requirements of the applicable FRF, he will obtain understanding of the requirements of the applicable FRF। and then इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि auditor have to identify how the management identifies transactions, events or conditions that may give rise to the need for the accounting estimates। किन transactions, events और conditions को मैनेजमेंट ने कंसीडर करते हुए अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेंज किया या फिर न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को क्रिएट किया है। हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई दोज ट्रांजैक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन, मैनेजमेंट ने उन ट्रांजैक्शन इवेंट्स और कंडीशन को आइडेंटिफाई कैसे किया है। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट को इंक्वायर करेगा, मैनेजमेंट से क्वेश्चन रेज करेगा और पूछने की कोशिश करेगा किन ट्रांजैक्शन इवेंट्स और कंडीशन को मैनेजमेंट ने कंसीडर किया था टू क्रिएट एन अकाउंटिंग एस्टिमेट और टू चेंज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। देन estimation making process adopted by the management, he will obtain understanding about the estimation making process which is being adopted by the management, and he will consider the method and the model used by the management। मैनेजमेंट ने किस मेथड को या फिर मॉडल को इस्तेमाल किया, क्या रेलेवेंट कंट्रोल्स से। इन केस अगर मान लो मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को इस्तेमाल किया या नहीं किया, लाइक हमने ऐसे 500 में बात की थी, एंड वेयर देयर has been or ought to have been a change from the prior period in the method for making the accounting estimate, and if so and why। and he will inquire whether the management last year he will check whether the last year से इस साल में क्या methods के अंदर कोई change किया गया मैनेजमेंट के द्वारा for measuring the value of those assets of the liability, for measuring the accounting estimates। इन केस अगर मान लो कोई चेंज किया गया मैनेजमेंट के द्वारा तो क्यों चेंज किया गया, he will question the management, raise the questions and whether and if how the management has assessed the effect of estimation uncertainty। मैनेजमेंट ने क्या एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी को कंसीडर किया अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बनाते वक्त, एंड इफ इन केस उन्होंने कंसीडर किया है तो किस उसका क्या इफेक्ट दिखाया उन्होंने उस एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी का इफेक्ट कैसे दिखाया। ही विल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टू दिस आल्सो अलोंग विद दिस। जैसे मैंने आपको पहले बात की थी, हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि आपको लास्ट ईयर जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को कंसीडर किया था उनके आउटकम को ऑडिटर रिव्यू करता है to check the differences and evaluate the effectiveness of the management। The auditor shall review the outcome of the accounting estimates included in the prior period financial statements or where applicable their subsequent re-estimation for the purpose of the current period। जब auditor review करेगा
लास्ट ईयर के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और आउटकम को उसको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है जिसके बेसिस पे ऑडिटर कंसीडर करता है कि इस साल उन एस्टिमेशन की वैल्यू की रिवाइज करने की जरूरत है। उसको कोई भी ऐसी कंडीशन या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी मिलती है जिसकी वजह से उसको लगता है, कोई भी एविडेंस ऐसा मिलता है जिसकी वजह से ऑडिटर को लगता है कि उन एस्टिमेट्स को रिवाइज करने की जरूरत है, सब्सीक्वेंट री एस्टिमेशन फॉर द पर्पज ऑफ द करंट पीरियड। देन हमने बात की थी कि ऑडिटर मैंने ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा कि हाउ द मैनेजमेंट आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन, एंड फॉर दैट पर्पस ही विल इंक्वायर द मैनेजमेंट। सो किन मैटर्स पे मैनेजमेंट को इंक्वायर करेगा? वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि क्या कोई ऐसी न्यू ट्रांजैक्शन अकर हुई है जिसकी वजह से हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाना पड़ा। टू द एंटिटी हैज एंगेज्ड इन एनी न्यू टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट मे गिव राइट्स टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, या फिर कोई ट्रांजैक्शन कोई टर्म्स में चेंज आया, टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट गिव राइट्स टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैव चेंज्ड। क्या कोई टर्म्स में चेंजेस आई जिसकी वजह से हमें अपनी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज करने पड़ रहे हैं, या फिर हमारी क्या कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हुई है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर। Auditor will inquire the management regarding this. Accounting estimates relating to the accounting estimates, accounting policies relating to the accounting estimates have changed as a result of the change in the requirements of the applicable FRF or the otherwise। या फिर कोई नया स्टैंडर्ड आया जिसकी वजह से हमें अपने एस्टिमेट्स को, हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ी जिसकी वजह से हमें अपने एस्टिमेट्स को चेंज करना पड़ा, या फिर रेगुलेटरी और द अदर चेंजेस आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट हैव अकर्ड दैट मे रिक्वायर द मैनेजमेंट टू रिवाइज और मेक न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? या कोई रेगुलेटरी चेंज आया, लाइक इन केस अगर मान लो कोई गवर्नमेंट ने कोई एनवायरमेंटल लॉ लेके आ गई हो जिसकी वजह से एंटिटी की पास्ट इवेंट्स की वजह से कोई एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है एंटिटी का, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को कोई एस्टिमेट क्रिएट करना पड़ा, या फिर कोई चेंजेस हो गए हैं, लाइक हमने कोई एक्सपोर्ट की थी या किसी और स्टेट में हमने अपनी गुड्स को सेल किया था, वहां पे कोई फ्लड्स आ गई जिसकी वजह से हमें अपने बैड डेट से अमाउंट रिकवर होने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो उस केस में भी हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। देन न्यू कंडीशन और द इवेंट हैव अकर्ड दैट मे गिव राइज टू द न्यू नीड फॉर द न्यू और रिवाइज्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, या फिर कोई न्यू कंडीशन और इवेंट अकर हुआ जिसकी वजह से हमें अपने न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट क्रिएट करने पड़ेंगे या फिर रिवाइज करने पड़ेंगे अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट। देन हमने बात की थी अपने स्टैंडर्ड में, जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि यू हैव टू रिव्यू द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जो लास्ट ईयर मैनेजमेंट ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कंसीडर किए थे और जो हमारे आउटकम आए हैं उनको हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। सो the auditor shall review the outcome of the accounting estimates included in the prior period financial statements or where applicable their subsequent re-estimation for the purpose of the current period। हम रिव्यू करेंगे अपने लास्ट ईयर के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और इनकेस अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन या फिर सर्कमस्टांसेस अपीयर होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि उन्हें री एस्टिमेट करने की जरूरत है, उन प्रोविजन को री एस्टिमेट करने की जरूरत है, तो हम मैनेजमेंट को लेके करवाएंगे करंट पीरियड के अंदर। अलॉन्ग विद दिस the outcome of the accounting estimate will often differ from the accounting estimate recognized in the prior period financial statement। क्या कह रहे हैं? जब आप रिव्यू करते हो तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जो लास्ट ईयर अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया था और जो उनका आउटकम है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर उसमें काफी ज्यादा चेंजेस, उसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस हो सकती हैं। सो इन दैट केस द ऑडिटर विल परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सच डिफरेंसेस। ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सच डिफरेंसेस, और जब वो रिव्यू करेगा, जब रैप प्रोसीजर्स अपने अप्लाई करेगा तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो सकती है, जैसे रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट प्रायर पीरियड एस्टिमेशन प्रोसेस। लास्ट ईयर किस इफेक्टिवनेस के साथ मैनेजमेंट ने अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बनाया था, और उसके बेसिस पे वो एक जजमेंट लगा सकते हैं कि क्या जो इस साल मैनेजमेंट ने अपने एस्टिमेट्स लगाए हैं क्या वो इफेक्टिव है। अलॉन्ग विद दिस audit evidences that is pertinent to the re-estimation in the current period of the prior period financial estimates, prior period accounting estimates। मतलब कि जब हमने रिव्यू किया तो कोई ऐसे हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो सकती है, ऐसा ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन हो सकते हैं जिसके बेसिस पे ऑडिटर को ऐसा लगता है कि उन एस्टिमेट्स को रिवाइज करने की जरूरत है। एंड द ऑडिट एविडेंसेस ऑफ द मैटर सच एज द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी दैट मे बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जब हमने अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आइडेंटिफाई किया, अगर हमें ऐसा लगता है कि देयर इज अ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एंड इट कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिस्क, देन उनका डिस्क्लोजर करना जरूरी है। तो वो चेक करेगा क्या मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज किया, क्या किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसमें हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी दैट कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिस्क, तो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज दैट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
So he will check whether disclosure has been made. Then the nature and the extent of the auditor review take account of the nature of the accounting estimate. यानी जब ऑडिटर रिव्यू करेगा तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की नेचर को कंसीडर करेगा और वो इवेल्युएट करेगा whether the information obtained from the review, जब उसने रिव्यू किया जो उसको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई, लाइक हमने जो नीचे बात की है, would be relevant to identify and assess the risk of material misstatement of accounting estimate made in the current period financial statement. क्या जो उसको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है क्या वो रेलेवेंट है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की थी, ऑडिटर the review is not intended to call into the question the management made in the prior period that were based on the information available at that time. रिव्यू का मतलब ये नहीं कि आप मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर सवाल उठाओगे कि आपने लास्ट किस जजमेंट के बेसिस पे आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाए थे, क्योंकि मैनेजमेंट जब लास्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाए थे तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी मैनेजमेंट के पास उनके बेसिस पे जजमेंट उनकी उन्हीं बेसिस पे उन्हीं इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स बनाए थे. सो रिव्यू इज नॉट कि आप मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन रेज करो. एंड द आउटकम ऑफ द अकाउंट, ये हो गया पॉइंट. Then the review of the prior period accounting estimate may also assist the auditor in current period in identifying the circumstances or condition that increase the susceptibility of the accounting estimate or indicate the presence of a possible management biasness. क्या कह रहे हैं, जब आप रिव्यू कर रहे थे तो आपको कुछ ऐसे कंडीशंस या फिर सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जो आपको इंडिकेट करते हो कि मैनेजमेंट की कोई बायसनेस है. मैनेजमेंट की बायसनेस यानी कि मैनेजमेंट ने ऐसे एस्टिमेट बनाने की कोशिश की जो मैनेजमेंट के हित में है. तो ऐसे इवेंट्स या ऐसे सर्कमस्टांसेस अपीयर हो सकते हैं, ऐसे कंडीशंस अपीयर हो सकती हैं जो विच आर द पॉसिबल इंडिकेटर्स कि मैनेजमेंट की बायसनेस इन्वॉल्व है इन दी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. सो ऑडिटर हैव टू अप्लाई हिज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यानी कि क्वेश्चनिंग माइंड ऑडिटर का. ही विल रेज द क्वेश्चन विद द मैनेजमेंट. द ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग सच सर्कमस्टांसेस और द कंडीशंस and determining the nature, timing and extent of the further audit procedures. Then identifying and assessing the risk of material misstatement. Auditor need to identify and assess the risk of material misstatement. और वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? He will evaluate the degree of estimation uncertainty associated with the accounting estimates. वो evaluate करेगा उन accounting estimates को जिसमें there is a high estimation uncertainty. And the auditor shall determine whether in the auditor's judgment any of those accounting estimates that have identified as a high estimation uncertainty give rise to significant risk. क्या वो जो अकाउंटिंग एस्टिमेट जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किए हैं और जो ऑडिटर की जजमेंट में दो विचारों हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, यानी कि जिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में हाई वेरिएशंस होने के चांसेस हैं, क्या कोई सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हो रहा है उनकी वजह से. सो ऑडिटर नीड टू इवैल्यूएट दिस थिंग आल्सो. ही विल डिटरमिन those accounting estimates with reference to the significant risk. Then which are the factors which influence the degree of estimation uncertainty? कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की डिग्री को अफेक्ट करता है, मतलब कि किन फैक्टर्स की वजह से देयर इज अ हाई और द लो चांस ऑफ द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. रीड करेंगे. द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन अकाउंटिंग एस्टिमेट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज द एक्सटेंट टू विच द अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड ऑन द जजमेंट. अगर मान लो जजमेंट मैनेजमेंट की है, खाली मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट, तो मैनेजमेंट की बायसनेस भी हो सकती है. देयर इज अ हाई चांसेस कि हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इफ इट प्योरली बेस्ड अपॉन द मैनेजमेंट जजमेंट. लेकिन अगर मान लो मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया है विद रिस्पेक्ट टू डेट जजमेंट, किसी एक्सपर्ट की जजमेंट इन्वॉल्व है और ऑडिटर ने उस एक्सपर्ट की, उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट किया ऐसे 500, तो उस केस में चांसेस है कि देयर इज अ लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. सो इट डिपेंड्स अपॉन दी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है. सो इफ देयर इज अ जजमेंट देयर इज अ चांस देयर इज अ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. देन सेंसिटिविटी ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट टू द चेंज इन द असम्पशंस. कई बार क्या होता है, देयर इज अ लिटिल चेंज इन द असम्पशन और उसकी वजह से हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट में ह्यूज वेरिएशंस आ जाते हैं. जैसे हम ऐसे हमें बीटा की बात करते हैं. So the sensitivity of the accounting estimate to the change in assumptions. The next is the existence of the recognized measurement technique. In case अगर कोई measurement technique, कोई recognized measurement technique available है, तो it will mitigate the estimation uncertainty. हमारी estimation uncertainty के chances low हो जाएंगे. Though the subjectivity of the assumption used as the input may nevertheless give rise to the estimation uncertainty. क्योंकि बट जो हम इनपुट्स कंसीडर कर रहे हैं या फिर जो एजम्पशन कंसीडर कर रहे हैं, देयर आर द चांसेस कि हम उनकी वजह से हमारी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो सकती है. इट मे गिव राइज टू द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी.
जो उस रिकग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक्स में इनपुट्स और assumptions जो मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, सब्जेक्टिविटी मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। देन लेंथ ऑफ द फोरकास्ट पीरियड, यानी कि अगर मान लो कोई हम अकाउंटिंग एस्टिमेट, कोई ऐसा अकाउंटिंग एस्टिमेट बना रहे हैं जो 10 से 15 साल बाद कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होने वाली है हमारी, जैसे हम ड्रॉल की लाइबिलिटी बनाते हैं इन केस ऑफ हमारा इंडेस होला। तो अगर कोई इतनी दूर की लाइबिलिटी, कोई एक दूर के खर्चे को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उस केस में एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी हाई होती है हमारी। द लेंथ ऑफ द फोरकास्ट पीरियड एंड द रेलेवेंस ऑफ द डेटा ड्रॉन फ्रॉम द पास्ट इवेंट टू द फोरकास्ट टू फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, देन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलायबल डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। ऐसे 500 में हमने बात की थी कोई भी डेटा तब रिलायबल, तब डेटा की रिलायबिलिटी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब वो डेटा इंडिपेंडेंट सोर्स हो, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स से हो। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलायबल डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, अगर मान लो इंडिपेंडेंट सोर्स से है तो हमारी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी लो हो जाएगी। एंड द एक्सटेंट टू विच द अकाउंटिंग एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स, यानी कि इन केस ऑफ डेटा इज रेडिली अवेलेबल। ऑब्जर्वेबल इनपुट्स की एक बार मीनिंग रीड करेंगे। दीज इनपुट रिफ्लेक्ट द प्राइसिंग assumption that third party would use when setting the price for an asset or the liability, यानी कि थर्ड पार्टी जिस प्राइस पे एक एसेट को वैल्यू करेगी, लाइक अगर हम आर्म लेंथ प्राइस की बात करें, दोज प्राइसेस विच आर इजीली ऑब्जर्वेबल, लाइक स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं तो हम वहां से फेयर वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। अगर मान लो इफ वी टेक द इनपुट्स दोज फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल डेटा देन देयर इज द चांसेस ऑफ लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। सो the extent to which the accounting estimate is based on the observable or unobservable inputs. Then हमने बात की थी risk assessment procedures auditor perform करेगा। Then in response to those risk assessed auditor further audit procedures perform करेगा, like in case of ऐसे 330। तो ऑडिटर ने क्या किया था, ऑडिटर ने रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की थी। कौन सी? FRF जो मैनेजमेंट के ऊपर, जो एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल है उसके रिस्पेक्ट में उसकी रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की थी। सो on the basis of those understanding, auditor, based on the assessed risk of the material misstatement, the auditor shall determine whether the management has appropriately applied the applicable FRF। जो रिक्वायरमेंट्स ऑडिटर ने ऑब्टेन की, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की, क्या वो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट ने अप्लाई किए हैं, उनको फॉलो किया या नहीं किया, क्या वो एप्रोप्रिएटली अप्लाई किया मैनेजमेंट ने उन रिक्वायरमेंट्स को, एंड वेदर द मेथड्स आर एप्रोप्रिएट एंड हैव बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली। जो मेथड्स मैनेजमेंट ने यूज किए हैं क्या उनको एप्रोप्रिएटली अप्लाई किया या नहीं किया, और क्या वो उन्होंने थ्रू आउट द पीरियड अप्लाई किया या नहीं किया, कंसिस्टेंटली अप्लाई किया या नहीं किया। देन हमने बात की थी ऑडिटर इफ इन केस आइडेंटिफाई करता है किसी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को, लाइक हमने अभी पीछे बात की थी, अगर वो ऑडिटर किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट को आइडेंटिफाई करता है और उसके जजमेंट के अकॉर्डिंग दैट इज देयर इज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी दैट कैन लीड्स टू सिग्निफिकेंट रिस्क, तो उस केस में ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा? रिस्पॉन्सेस टू द सिग्निफिकेंट रिस्क एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। So for the accounting estimate that give rise to significant risk, the auditor shall evaluate the following: how the management has considered the alternative assumption of the outcome and why it has rejected them। मतलब कि क्या मैनेजमेंट किसी ऑल्टरनेटिव assumption को कंसीडर किया था, मैनेजमेंट को दिख रहा था हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, चांसेस काफी ज्यादा है कि हमारी फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हो सकती है, यानी कि वेरिएशन काफी ज्यादा हो सकती है हमारे एस्टिमेट और आउटकम के अंदर, तो क्या मैनेजमेंट किसी और ऑल्टरनेटिव assumption को लगाने की कोशिश की है? इनकेस अगर मान लो मैनेजमेंट, और दूसरी बात क्योंकि मैनेजमेंट नहीं लगाई तो किस वजह से नहीं लगाई, ऑर्डर इवैल्यूएट करेगा एंड ही विल इवैल्यूएट वेदर सिग्निफिकेंट assumptions यूज्ड बाय द मैनेजमेंट आर रीजनेबल। जो assumption मैनेजमेंट ने लगाई है क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। अगर मान लो ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इफ इन द ऑडिटर्स जजमेंट मैनेजमेंट हैज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द इफेक्ट ऑफ द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, तो ऑडिटर एक रेंज सेट करेगा, लाइक हमने टॉलरेबल रेंज की बात की थी एनालिटिकल प्रोसीजर्स के केस में। Similarly, auditor will develop a range with which to evaluate the reasonableness of the accounting estimates। ठीक है, and then इसके बाद हम बात करते हैं measurement and the disclosures related to the accounting estimates। वही है सिंपली कि ऑडिटर जो हमने ऑब्जेक्टिव में बात की थी, ऑडिटर चेक करे कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट लगाए हैं क्या वो रीजनेबल हैं या नहीं है, एंड जो डिस्क्लोजर्स मैनेजमेंट ने दिए हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। एंड इन केस अगर मान लो किसी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के अंदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, तो क्या मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अबाउट वेदर द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड देयर डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट, क्या वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट है। एंड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, the auditor shall check the adequacy of the disclosure of these estimation uncertainty in the financial statement। in case अगर मान लो कोई accounting estimate है in which there is a high estimation uncertainty and that leads to a significant risk, तो क्या मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज किया या नहीं किया, the auditor will check this।
देन इंडिकेटर्स ऑफ द पॉसिबल मैनेजमेंट बायस, जैसे कि मैंने बात की थी आपसे रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के केस में, जब ऑडिटर ने रिव्यू किया तो वेरिएशन काफी ज्यादा मिली एस्टिमेट और आउटकम के बीच में, तो उसकी वजह से क्या उसको कुछ इंडिकेटर्स मिले जो मैनेजमेंट की बायसनेस को शो करते हैं। तो वो कौन से इंडिकेटर्स हैं उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले द टर्म मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द लैक ऑफ द न्यूट्रलिटी बाय द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि हम एक तरह से मैनेजमेंट बायसनेस को हम कह सकते हैं कि जब मैनेजमेंट न्यूट्रलिटी का इस्तेमाल नहीं करती, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी बाय द मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, देन देयर इज अ मैनेजमेंट बायसनेस, यानी कि अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ऐसे असम्पशंस या एस्टिमेट्स बना रही है जो उसके हित में है। The auditor shall review the judgment and the decisions made by the management in the making of the accounting estimates to identify whether they are the indicators of the possible management biasness. Indicators of the possible management do not themselves constitute misstatement for the purpose of drawing conclusions on the reasonableness of the individual accounting estimates. So what are the indicators for the possible management biasness? कौन से वो indicators हैं? जैसे कि change in the accounting estimates of the method for making it, where the management has a subjective assessment that there has been a change in the circumstance, यानी कि मैनेजमेंट कल तक ये कह रही थी कि देयर इज अ हाई चांस कि जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, जो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, मैनेजमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 51-50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, अब तक हमारे 24 लाख के खर्चे हो चुके हैं और मैनेजमेंट ये कहते हैं कि हमें लॉस होने के चांसेस हैं। अब तक मैनेजमेंट कह रही है कि उसको लॉस होने के चांसेस हैं। अब अगले साल मैनेजमेंट कहते हैं कि हमारा इसमें प्रॉफिट हो सकता है, 5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। तो एकदम इतने ज्यादा चेंजेस कैसे हो गए सर्कमस्टांसेस के अंदर? वी नीड टू चेक। क्या होता है लास्ट में मैनेजमेंट अपने रेवेन्यू को डेफर करने के लिए ऐसे एजम्पशंस बना रही थी कि उसको लॉस होने के चांसेस हैं। तो ऑडिटर नीड टू चेक दीज थिंग, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द पॉसिबल मैनेजमेंट बायसेस। कल तो कुछ कह रही थी और आज कुछ कह रही है। देयर इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द मैनेजमेंट दैट देयर हैज बीन अ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। देन use of the entity's own assumptions for the fair value accounting estimates when they are inconsistent with the observable marketplace assumptions। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लो किसी भी एसेट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर ले अगर हम, जिसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है और फिर भी मैनेजमेंट अपनी खुद की assumption बना रही है, तो देयर इज द इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस। जब किसी की फेयर वैल्यू अवेलेबल तो मैनेजमेंट खुद की assumption क्यों बना रही है? उसका खुद का कोई बेनिफिट इसके अंदर अवेलेबल है? क्या पता उसकी वैल्यू इतनी कम दिखा रहे हैं, कम ट्रेड मतलब कि कोई भी शेयर, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है काफी कम वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट्स काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो क्या होता है मैनेजमेंट खुद की assumption आ रही है, यानी कि खुद के हित के लिए। तो देयर इज आल्सो इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायसेस। यूज ऑफ द एंटिटी ओन assumption for the fair value accounting estimate when they are inconsistent with the observable marketplace assumption. Then selective or construction of the significant assumption that yield a point estimate favorable for the management objective। जैसे मैंने आपसे अभी बात की थी, कोई ऐसी assumption मैनेजमेंट लेके चल रही है जिसकी वजह से मैनेजमेंट खुद के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऐसी रॉन्ग assumption को क्रिएट कर रही है। जैसे कि हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, मैनेजमेंट अपने रेवेन्यू को डेफर करने के लिए assumption क्रिएट कर रही है कि उसका इतने ज्यादा खर्चा है जिसकी वजह से उसको लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। Selective with the construction of a significant assumption that yield a point estimate favorable for the management objective. Then selection of a point estimate that may indicate a pattern of the optimism or the pessimism। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मैनेजमेंट किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को ही कंसीडर करते हैं कि काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, हाईली पॉजिटिव है कि हाँ, लाइक अगर मान लो कोई भी एफडीआई है तो मैनेजमेंट ने उसको इतना ज्यादा हवा बना दिया कि हाँ हमें लॉसेस हो जाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म कंसीडर करते जब अपने एस्टिमेट्स को बनाती हैं। दे आर द इंडिकेटर ऑफ द पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस। देन WR ऑब्टेन करने की बात करता है हमारा स्टैंडर्ड कहते हैं कि ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन द WR फ्रॉम द मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट ने assumptions लगाई हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं है। The auditor shall obtain the WR from the management whether the management believes significant assumptions used by it in making the accounting estimates are reasonable। And ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा, द ऑडिट डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड द बेसिस फॉर द ऑडिटर कंक्लूजन अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड द डिस्क्लोजर दैट गिव राइज टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। यानी कि जो भी ऑडिटर ने जिन बेसिस पर ऑडिटर ने कंक्लूड किया जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स बनाए वो रीजनेबल है, ऑडिटर नीड टू डॉक्यूमेंट दो। एंड इन केस अगर मान लो ऑडिटर को कोई इंडिकेटर्स मिलते हैं पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस के, तो वो उसको डॉक्यूमेंट करेगा। सो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड खत्म होता है ऐसे 540।
अगला स्टैंडर्ड जो हम कंसिडर करेंगे वो एस 550 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स. सो डू फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस. थैंक यू, बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड.